वेलकम डियर स्टूडेंट्स। ये क्लास 10th का इलेक्ट्रिसिटी का चौथा लेक्चर, चौथा नहीं, हाँ चौथा ही तो है भाई, ये तीसरा डल गया है यहाँ पे। दिस इज़ द फोर्थ लेक्चर। इसमें हम विद्युत के बारे में पढ़ रहे हैं। पिछले लेक्चर्स में ओम के नियम की बात की थी। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहा होगा, लिख रहे होगे अच्छे से। कॉपी में लिख रहे हो नहीं लिख रहे हो? चलो उठाओ पेन कॉपी उठाओ, नहीं तो ऑनलाइन एक थप्पड़ भेजेंगे। हाँ, पेन कॉपी उठा के बैठो भाई। बड़े लोग जो देख रहे हो वो लोग माफ़ करें, बच्चों के लिए बोलता हूँ इस तरह से, नहीं तो बड़े लोग बोलें कि ये क्या बोल रहे हैं। हाँ, तो ऑनलाइन थप्पड़ नहीं भेजेंगे हम आपको, है ना। आप बस पेन कॉपी उठा लो, कोई थप्पड़ नहीं गलेगा किसी बच्चे को। प्रतिरोध या विद्युत प्रतिरोध क्या चीज़ है, ठीक। तो जैसे कोई चालक है और जब हम चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो कोई बड़े आसानी से करने देता है, कोई थोड़ी दिक्कत में करने देता है, कोई बिल्कुल भी नहीं करने देता। हाँ, यानी चालक अपनी प्रकृति के अनुसार, अपने अलग अलग गुणों के अनुसार, गुणों के आधार पर विद्युत धारा के प्रवाह में रुकावट उत्पन्न करता है। उसके इसी गुण का मापन एक भौतिक राशि से किया जाता है जिसका नाम रखा गया प्रतिरोध। ओके बच्चों, ठीक। मतलब किसी चालक के द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह में उत्पन्न की गई रुकावट को उसका प्रतिरोध कहते हैं, या डाली गई रुकावट को उसका प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, समझ में आई बच्चों बात। अब इसका आंकिक मान कितना होता है, तो कुछ बच्चे ऐसे भी परिभाषा लिख देते हैं, सही है, 10th क्लास में चलेगा। किसी चालक का प्रतिरोध उसके सिरों के मध्य आरोपित विभवांतर और उसमें से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के अनुपात के बराबर होता है। किसी चालक, जैसे ये कोई चालक है, अभी हम बताएंगे उसके प्रतिरोध को R से दर्शाते हैं। ये चालक है, इसके सिरों के मध्य हमने ये विभवांतर V लगाया किसी सेल से एक चटकनी लगा के, ठीक। और इसमें विद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है। तो किसी चालक के सिरों के मध्य आरोपित विभवांतर V क्या है, विभवांतर, व उसमें से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का अनुपात चालक के प्रतिरोध के बराबर होता है। इसे कैपिटल R बड़े R से प्रदर्शित किया जाता है। ये तो प्रतिरोध वास्तव में क्या कर रहा है, रुकावट उत्पन्न कर रहा है। करंट चल रही थी, आवेश चल रहा था, उसके मार्ग में रुकावट उत्पन्न कर रहा है। जैसे हम रोड पे चलते हैं वाहन से, और रेलवे क्रॉसिंग के पास में या स्कूल के पास में, हॉस्पिटल के पास में, कहीं भीड़ भाड़ वाले इलाके में ब्रेकर बने होते हैं, स्पीड ब्रेकर। स्पीड को जो ब्रेक करते हैं, जो स्पीड को स्लो कर देते हैं, ऐसे ही आवेश के प्रवाह को ये स्लो करता है, इसलिए ये ब्रेकर की तरह बनाया जाता है। ठीक है, तो ये है प्रतिरोध। ये कोई चालक हो गया जिसका प्रतिरोध R है। इसके सिरों के मध्य विभवांतर V लगाने पर अगर धारा I प्रवाहित हो रही है तो इस चालक का प्रतिरोध कितना होगा, आंकिक रूप से V/I के बराबर। अगर प्रतिरोध ज़्यादा आ रहा है, इस बात का मतलब है कि वो चालक ज़्यादा रुकावट उत्पन्न कर रहा है, ज़्यादा दिक्कत पैदा कर रहा है। प्रतिरोध कम आ रहा है तो समझिए वो चालक कम दिक्कत पैदा कर रहा है। जैसे हमने बोला, एक चालक का प्रतिरोध 50 ओम है, एक का 40 ओम है, एक का 10 ओम है। इसमें अब हमें बात करनी है कि कौन सा चालक ज़्यादा दिक्कत पैदा करेगा करंट के चलने में। तो जिसका प्रतिरोध ज़्यादा है वो ज़्यादा दिक्कत पैदा करेगा। इसमें करंट आसानी से नहीं जाएगी, इसमें धीरे धीरे जाएगी, इसमें थोड़ा अच्छे से जाएगी, इसमें सबसे अच्छे से जाएगी, क्योंकि इसका प्रतिरोध सबसे कम है। ठीक, अब आओ बच्चों, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, वो तो अब यहाँ मैंने लिख ही दिया है ना। मात्रक, प्रतिरोध की यूनिट क्या होती है, मात्रक को बोलते हैं यूनिट, है ना बच्चों। प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। ओम, कुछ लोग इसको अकेला ओम लिख देते हैं, वो भी चल जाएगा। इंग्लिश में OHM होता है, O छोटा होता है, और इसका संकेत होता है ये ओम। तो प्रतिरोध का मात्रक आज के बाद सब लोग याद रखेंगे क्या होता है, ओम। और वास्तव में ओम क्या है, वास्तव में ओम क्या है,
वास्तव में ओम है, विभवांतर का मात्रक वोल्ट और करंट का मात्रक एम्पियर, तो ये है वोल्ट प्रति एम्पियर, वोल्ट प्रति एम्पियर। वोल्ट भी वैज्ञानिक का नाम है, एम्पियर भी वैज्ञानिक का नाम है और ओम भी वैज्ञानिक का नाम है। मतलब वोल्ट प्रति एम्पियर को ओम बोला जाता है। ओम, समझ में आया नहीं आया? ठीक, तो प्रतिरोध का मात्रक सब लोग याद रखेंगे ओम। इस बहाने अपने शंकर जी वाले ओम, ओम होता है वो, ये है ओम, एच है बीच में। ठीक, समझ में आ गया? अब हमने कहा कि 1 ओम प्रतिरोध को परिभाषित कीजिए। ये आपको परीक्षा में पूछा जाता है। 1 ओम प्रतिरोध क्या चीज होती है? कैसे समझेंगे भाई 1 ओम को? देखो जरा, परिभाषा बनाना बहुत सरल है। R बराबर V बटे आई पढ़ा हमने। V का मात्रक वोल्ट होता है तो 1 वोल्ट लिख लो, धारा का मात्रक एम्पियर तो 1 एम्पियर लिख लो, इसका मात्रक ओम तो 1 ओम लिख लो। ऐसा लिखा ना? अब इसको शब्दों में डाल दो, कहानी खत्म। कैसे? यदि किसी चालक के सिरों के मध्य 1 वोल्ट विभवांतर आरोपित करने से उसमें 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसका प्रतिरोध 1 ओम होता है। समझ में आया कि नहीं आया? यदि किसी चालक के सिरों के मध्य 1 वोल्ट का विभवांतर आरोपित करने से उसमें 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसका प्रतिरोध 1 ओम होता है। ये परिभाषा हो गई 1 ओम की। अरे समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बोलो बच्चों, समझ में आ गया? आ गया ना? चलो आज हम आप लोगों को पी के पढ़ाएंगे, है ना? हाँ भाई, तो 1 ओम प्रतिरोध समझ गए सब बच्चे? 1 ओम प्रतिरोध का मतलब समझ गए? अब इस पे छुटकू से 1-2 सवाल देख लें अपन, है ना, जब तक मेरी चाय भी खत्म हो रही है नया कॉन्सेप्ट लाने से पहले। ठीक है, छुटकू से सवाल। हमने कहा किसी चालक के सिरों के मध्य 50 वोल्ट का विभवांतर लगाने से उसमें 10 एम्पियर की करंट पास हो रही है, चालक का प्रतिरोध बताइए। प्रश्न समझ में आया? किसी चालक के सिरों के मध्य 50 वोल्ट का विभवांतर लगाने से यदि उसमें 10 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसका प्रतिरोध कितना होगा? ठीक, तो विभवांतर लिख लिया हमने, V इतना, I इतना विद्युत धारा। अब सूत्र हमें सीधा ही पता है, V बराबर के R बराबर क्या? V बटे I, तो 50 बटे 10, 10 पन्ना 50, 5 क्या? हाथी घोड़ा लड्डू पेड़ा, 5 क्या बताओ? नंबर कट जाएंगे अगर इसका मात्रक नहीं लिखा तो। 5 ओम। प्रतिरोध का मात्रक हमेशा क्या होगा? ओम। एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखो, किसी चालक के सिरों के मध्य कितना विभवांतर लगाना पड़ेगा अगर उसका प्रतिरोध 200 ओम है और हम उसमें आधे एम्पियर की करंट प्रवाहित करना चाहते हैं? प्रश्न सुनिए, 200 ओम के किसी चालक के सिरों के मध्य कितने विभवांतर की आवश्यकता होगी यदि उसमें 0.5 एम्पियर या 1/2 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित करनी हो? तो क्वेश्चन क्लियर हो गया। आपकी बार विभवांतर निकालना है तो सूत्र तो यही रहेगा। ठीक, बस नीचे को नहीं बढ़ेंगे, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। V बराबर I इंटू आर। I कितना है? 1/2। R कितना है? 200। काट दो तो क्या आ गया? 100। 100 क्या हुआ? 100 वोल्ट हो गया। अरे समझ गए कि नहीं समझे? समझ गया ना? ओके बच्चों, चलो तो अब हम आगे चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। किसी चालक का प्रतिरोध तो आपने समझ लिया। अब किसी चालक का प्रतिरोध कम होगा कि ज़्यादा होगा ये हमें कैसे पता चलता है, या प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है? ठीक, तो प्रतिरोध या विद्युत प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। ठीक, हाँ भाई, तो किसी चालक का प्रतिरोध किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है बताइए? 1 मिनट और, 1 मिनट में 5 सेकंड।
किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है बताइए। चालक का मतलब तार का, जैसे ये तार है, हमारा माइक का तार है, ये तार है, इतना लंबा तार है, इसकी जगह हम इतना लंबा ले लें तो प्रतिरोध बढ़ेगा कि कम होगा। पतला तार है, हम मोटा ले लें तो क्या होगा प्रतिरोध। तार मान लो जे कॉपर का है, इसकी जगह हम सिल्वर का ले लें तो क्या होगा। तार अभी ठंडा है, गर्म कर दें तो प्रतिरोध क्या होगा। ठीक, आ जाओ। तो प्रतिरोध को जो कारक प्रभावित करते हैं उसके लिए हम एक ट्रिक से पढ़ाते हैं हमारे बच्चों को हमेशा। ये ट्रिक आप लोग याद रखना। लैटिन, एल मतलब लेंथ, लेंथ मतलब चालक की लंबाई, ए मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये इंग्लिश का शब्द है लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं, ये है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होता है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इसको समझेंगे। जैसे ये पेन है, पेन की ये लंबाई है, लंबाई के लंबवत काट दीजिए। पेन के लिए आप लंबाई के लंबवत काटेंगे तो जो आपको सामने वृत्त दिख रहा है ये इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। यानी बेलन के अनुप्रस्थ काट में क्या आता है, वृत्त। अब अगर हम इस तार को काटें तो इसमें भी वृत्त आएगा लेकिन छोटा सा वृत्त आएगा। दूसरा पेन है, इसको काटें तो इसमें और जो अलग टाइप का वृत्त आएगा, माने कम क्षेत्रफल का वृत्त आएगा। कुल मिला के मोटे चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ज़्यादा होगा, पतले का कम होगा। समझ गए। टी है टेम्परेचर, टेम्परेचर को बोलते हैं ताप हिंदी में। और एन है नेचर, नेचर को बोलते हैं प्रकृति। चलो तो मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे सब बच्चे और कॉपी में नोट करेंगे, है ना। इससे याद हो जाएगा सबको। पहला फैक्टर है चालक की लंबाई। क्या बोले बच्चों, चालक की लंबाई मतलब लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, तो किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है, अर्थात लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है एवं कम करने पर कम होता है। ऐसा आप लोग लिख लेना, ये हम बोर्ड पर नहीं लिखेंगे। क्या लिखना है, किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है, अर्थात लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ जाता है और कम करने पर कम होता है। इतना चालक है, जैसे इसका प्रतिरोध अगर 2 ओम है, लंबाई को दुगनी कर दो, इतनी कर दो तो 4 ओम हो जाएगा, तिगनी कर दो तो 6 ओम हो जाएगा, 4 गुनी कर दो तो 8 ओम हो जाएगा। ठीक, जितने गुनी लंबाई करोगे उतने गुना प्रतिरोध हो जाएगा। क्यों, क्योंकि प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है। तो किसी चालक का प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती, एक ही मतलब है। देखिए 2 शब्द बता रहा हूँ मैं यहाँ पे, शायद आप पहली बार सुन रहे हो। समानुपाती या अनुक्रमानुपाती, दोनों का एक ही मतलब है। ठीक है बच्चों, इसमें जब हम समझें अगर इसको मतलब को, तो ये जो मैं अभी बोल रहा था वो यही है कि लंबाई अगर बढ़ाओगे तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा और लंबाई अगर कम करोगे तो प्रतिरोध भी कम होगा। या इसका एक मतलब ऐसा भी है कि R1/R2 बराबर L1/L2। तो ये सब एक ही मतलब है, इसको समझ लीजिए आप। ठीक है, समझ में तो आता ही है सबको। अरे फ्रेंड्स को बताते हो कि नहीं बताते हो। सब लोग अपनी अपनी क्लास के 2-2 4-4 बच्चों तक ये वीडियोस भेजो कि फ्री में पढ़ो। अनिल सर फ्री में पढ़ा रहे, 11th में चलेंगे जब पढ़ने कोचिंग है ना सागर, तो चलेंगे। ठीक है, नहीं चलेंगे तो यूट्यूब पे 11th में ही पढ़ लेंगे, 12th में ही पढ़ लेंगे, पूरा पढ़ा देंगे। और नहीं समझ में आए तो ये मोबाइल नंबर दे दिया है, इस पर फ़ोन लगा लो, पूछ लो हमसे कि सर यहाँ समझ में नहीं आ रहा, तो भी बता देंगे। ठीक है, तो ये हो गया क्या, चालक की लंबाई हो गई। दूसरी बात, चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। कौन के, चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, या हम बोल दें चालक की मोटाई। हाँ ये समझ लेना, चालक अगर मोटा, जी 2 पेन है हमारे पास, इसको काटो इसको काटो तो इसके सामने छोटा सा वृत्त आ रहा है, इसके सामने बड़ा वृत्त आ रहा है, मतलब इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ज़्यादा है। तो जिसकी मोटाई ज़्यादा होगी उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ज़्यादा होगा। ठीक, तो किसी चालक का जो प्रतिरोध है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती मतलब क्या, व्युत्क्रमानुपाती मतलब है कि अगर क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध कम होगा,
और क्षेत्रफल अगर कम होगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा। या इसका मतलब ऐसा भी होता है R1/R2 बराबर A2/A1। ठीक है, ये तो जैसा इसका मतलब ऐसा इसका मतलब। अब जरा लेकिन ये समझो कि सर आप ये हमें रटवा रहे हैं कि समझा रहे हैं? समझा रहे हैं, अच्छा वाला समझा रहे हैं। सुनो जरा कैसे। वास्तव में प्रतिरोध की परिभाषा क्या है? किसी चालक के द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह में डाली गई रुकावट। रुकावट माने प्रॉब्लम। जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम उतना ज़्यादा प्रतिरोध, जितनी ज़्यादा समस्या उतना ज़्यादा प्रतिरोध। ठीक है, तो यहाँ पे आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, ये भी हमें मालूम है। तो आवेश को अपन समझ लो कि हम खुद एक आवेश हैं। अब हमसे कोई बोले कि 1 किलोमीटर पैदल चल के आओ, और फिर कोई बोले कि 20 किलोमीटर चल के आओ, कब ज़्यादा प्रॉब्लम होगी? जब 20 किलोमीटर चलने का बोला जाएगा तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। मतलब रास्ते की लंबाई अगर बढ़ा देंगे तो हमारी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। ऐसा ही आवेश का होता है। कैसा? लंबाई बढ़ा दोगे तो उसकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है, आवेश की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। समझ में आ रही बात? यानी प्रतिरोध बढ़ जाता है लंबाई बढ़ाने पर। अब देखो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से कैसा या मोटाई, अगर हमसे कोई बोलता है कि पतली सड़क पे कार दौड़ाओ, और फिर कोई कहता है अच्छी 4 लेन रोड है, खाली सड़क है, उस पर कार दौड़ाओ, ज़्यादा कार कहाँ अच्छे से चले, कार कहाँ ज़्यादा अच्छे से चलेगी, या आपको ज़्यादा असुविधा कहाँ पे होगी? पक्की बात है पतली जगह में हमें प्रॉब्लम ज़्यादा होगी। ऐसे ही आवेश को पतली जगह में ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। यानी क्षेत्रफल कम होगा तो प्रॉब्लम ज़्यादा होगी, यानी उल्टा संबंध है। क्षेत्रफल कम होगा, तार को अगर अच्छी मोटी जगह में से चलाओ तो उसको चलने में दिक्कत नहीं होगी। तो तुम लोग बड़े होकर जब अपने अपने घर बनवाओगे और बिजली की फिटिंग करवाओगे तो तार मोटे मोटे डलवा देना। ठीक है, क्यों ना, हमें पढ़ा था, हमें मालूम है, सर ने बताया था कि मोटे तार का प्रतिरोध कम होता है, विद्युत का प्रवाह आसानी से होता है। ठीक है, चलो तो ये समझ में आ गई बात। फिर तीसरी बात है ताप या टेम्परेचर। तो बच्चों टेम्परेचर का संबंध समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती तो नहीं है, लेकिन ऐसा जरूर है कि यदि हमने ताप बढ़ाया चालक का तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ेगा और कम करने पर कम होगा। लेकिन समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती नहीं है। समानुपाती का मतलब होता है कि दुगना करने पे दुगना होगा, ये दुगना करने पे दुगना नहीं होगा लेकिन बढ़ जाएगा। जैसे प्रतिरोध 10 है 100 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे, टेम्परेचर को डबल कर दिया, 200 डिग्री सेल्सियस कर दिया। प्रतिरोध 10 की जगह अब 20 नहीं होने वाला, 11 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 10.5 हो जाएगा। यानी प्रतिरोध का मान बढ़ेगा अगर ताप बढ़ाया जाए तो, लेकिन समानुपाती नहीं होगा। इतना नहीं कह देना समानुपाती है ना, नहीं तो फिर हमारे बच्चे नहीं है ना, समानुपाती नहीं है। क्यों ताप बढ़ाने पे बढ़ रहा है भैया? हमने कहा सुबह से मॉर्निंग वॉक पे जाओ आप 5 किलोमीटर, फिर हमने कहा दोपहर में, मई में, गर्मी में 2 बजे जाओ। ज़्यादा प्रॉब्लम कब होगी? हमें ज़्यादा प्रॉब्लम तब होगी जब हम गर्मी में जाएंगे। ऐसा ही आवेश के लिए गर्मी बढ़ती है, ताप बढ़ता है तो उसकी प्रॉब्लम बढ़ती है, ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ जाता है। ठीक है, अब चौथा कारक है प्रकृति, नेचर। नेचर क्या है भाई? ये सुनो, हमने 3 तार लिए, एक चांदी का है, एक सोने का है, एक कॉपर का है। ठीक है, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, तीनों की लंबाई बराबर कर दी, तीनों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मतलब मोटाई बराबर कर दी, तीनों के ताप बराबर कर दिए, फिर भी प्रतिरोध अलग अलग आए। वैज्ञानिक शक पका गए, जी क्या हो रहा है? क्या हो रहा है कि अभी कुछ और भी है, इन 3 के अलावा कोई और भी है जिस पे प्रतिरोध का मान निर्भर कर रहा है। 3 कारकों के अलावा कोई और भी है। तो फिर वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया और उन्होंने कहा अरे यार, पदार्थ बदलने पे भी बदलता है, माने उतना ही लंबा तार, उतना ही मोटा तार, उतना ही ताप का तार, लेकिन अलग अलग पदार्थों के लिए प्रतिरोध अलग अलग होता है। क्यों? ये निर्भर करता है कि किसी चालक के अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं, जो आवेश वाहक हैं, उनकी संख्या ज़्यादा है कि कम है।
तो अलग अलग पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है, इसलिए उनका प्रतिरोध उनकी प्रकृति पर भी निर्भर करता है। जिन चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होती है उनका प्रतिरोध कम होता है, और जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है उनका प्रतिरोध ज़्यादा होता है। बच्चों समझ में आ गया? तो ये थे 4 कारक जो आप लोग बिल्कुल पक्का याद कर लोगे, और वीडियो को रोक रोक के 2 बार देख के इनको लिख लोगे, समझ लोगे। पक्का समझ लोगे ना? ठीक है बच्चों, अच्छे बच्चे ज़रूर समझ लेंगे, है ना। इसमें हमें एक चीज़ और रह गई थी, हमने ओम का नियम जो पढ़ा था, ओम का नियम पढ़ा था ना, ओम का नियम, इसको थोड़ा सा हम एक बार और बताएंगे। इसमें पढ़ा था हमने I समानुपाती V, या इसको फिर हमने लिखा था V समानुपाती I। मतलब किसी चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उसके सिरों पर आरोपित विभवांतर के समानुपाती होती है। ओम के नियम पे आ गए, इधर से हमने वापस पीछे लेक्चर पे ले गए। तो इसमें 2 शब्द आते हैं, एक ओमीय चालक और एक अनओमीय चालक। ठीक, तो 2 मिनट के अंदर सुन लो, मैं बता दे रहा हूं दोनों क्या होते हैं। ओमीय चालक ऐसे चालक जो पूर्णतः ओम के नियम का पालन करते हैं, ओमीय चालक कहलाते हैं। क्या बोले? जो ओम के नियम का पालन करेंगे उन्हीं को तो बोलेंगे ओमीय चालक। ठीक, मतलब जो ओम के नियम का पालन करेंगे वे ओमीय चालक हैं। फिर इनके लिए ग्राफ कैसा होता है? V और I के बीच में अगर हम ग्राफ खींचें तो एक सरल रेखा होता है जो कि मूल बिंदु से जाती है, 0 से शुरू होती है। ये ग्राफ सरल रेखा होता है और 0 से शुरू होता है ओमीय चालकों में। फिर उदाहरण क्या है इसके? उदाहरण क्या है? इसमें केवल धात्विक चालक ही ओम के नियम का पालन करते हैं, और वो भी कम ताप पर। मतलब ताप बढ़ गया तो धात्विक चालक भी ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं। ठीक है। अनओमीय चालक क्या है? इन्हीं को उल्टा करो। पहला क्या लिखा था? जो ओम के नियम का पालन करें वे ओमीय चालक, जो ओम के नियम का पालन ना करें वे अनओमीय चालक। ठीक, ऐसे चालक जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं अनओमीय चालक कहलाते हैं। ठीक, इनके लिए जो ग्राफ है V और I के बीच में, ये सरल रेखा नहीं होता है। ये ग्राफ सरल रेखा नहीं होता है। ऐसा हो सकता है ये ग्राफ, इस तरह का ग्राफ हो सकता है। ठीक है, सरल रेखा नहीं होगा, ना ये मूल बिंदु से शुरू होगा। ये अनओमीय चालक हैं। और इनके उदाहरण क्या हैं? इनके तो बहुत सारे उदाहरण हैं। धात्विक चालक भी उच्च ताप पर क्या हो जाएंगे? अनओमीय चालक हो जाएंगे। ये भी ओम के नियम का पालन नहीं करेंगे, धातु भी नहीं करेगी ओम के नियम का पालन, ज़्यादा गर्मी पे, ज़्यादा ताप पे। और वैसे इसके अच्छे उदाहरण अगर दूसरे देखें तो ये होते हैं विद्युत अपघट्य। जो विद्युत अपघट्य होते हैं ये अनओमीय चालक होते हैं, ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं। विद्युत अपघट्य कौन से हैं? पानी में घोल दो, ये NaCl, ठीक, KCl, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, इनके विलयन बना लो, इनमें विद्युत धारा प्रवाहित करो, ओम के नियम का पालन नहीं होना है। ठीक है। अर्धचालक हैं जो अर्धचालक भी सेमीकंडक्टर्स, इनके परिपथ भी ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं। जैसे डायोड वाले परिपथ हैं, ट्रांजिस्टर वाले परिपथ हैं, जे ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं। ओके बच्चों, समझ में आया है? पक्का आया, कच्चा आया? अरे अच्छा आया ना, 1 नंबर समझ में आया? तो प्लीज़ इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लो अच्छे से। और मैं बार बार कहता हूँ कि आप जैसे मेहनत मैं कर रहा हूँ यहाँ पे आपको पढ़ाने में, ये वीडियो आप तक पहुँचाने में, तो आप भी लगातार मेहनत करो अपने 2-4 लोगों को और आगे वीडियो को भेजने में। ओके बच्चों, लाइक करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें, और सब्सक्राइब तो कर ही चुके हो पहले से। ओके बच्चों, बाय।